राजधानी लखनऊ से है, जहां कोरोना के मामलों पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यूपी में कोरोना को लेकर पैनिक स्थिति नहीं है, सभी जिलों में सतर्कता के निर्देश दे दिए गए हैं। निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी पूरी है, चुनाव शुचिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कहा कि सपा अब डिरेल्ड है, फेल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं? चूंकि कुछ कोरोना मामले को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत स्थितियां नियंत्रण में हैं। आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना प्रारंभ से ही अधिक रहा है। इन सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं कि जाएँ तो मास्क लगा करके जाएँ, और बीमार और वृद्ध और बच्चे कृपया इससे बचें, जिससे उनकी सेंसिटिविटी बची रहे और लोगों को कोरोना ना होने पाए। लेकिन स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे सभी अस्पताल तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग के पास ट्रॉमा सेंटर हैं, उसमें से 10 ट्रॉमा सेंटर अभी चालू नहीं है, उनको हम लगातार चिकित्सकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, विशेषज्ञों की, और अभी हमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद हमने भरने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, और हमने सैलरी भी बढ़ाई है। 5 लाख तक सैलरी किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और शीघ्र से शुरू करेंगे जैसे चिकित्सक हमें मिलेंगे। निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी होने की उम्मीद है। अंतिम सूची भी मतदाता की आज जारी हो जाएगी, तो क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है, और हर स्थिति में शुचिता निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न होंगे। समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा प्रभारी भी अपने नियुक्त कर दिए हैं। बूथ लेवल की तैयारियां चल रही हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा से ज्यादा तेज समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, फेल है? कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, वही सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से मिले हैं मंत्री दयाशंकर सिंह। लखनऊ से सुभाषपा ऑफिस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। निकाय चुनाव को लेकर दोनों नेताओं में चर्चाएं संभव मानी जा रही है। इधर दोनों नेताओं की मुलाकात से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दयाशंकर सिंह ने राजभर से मुलाकात को औपचारिक बताया है, और भाजपा से गठबंधन के सवाल पर राजभर ने चुप्पी साधी है। ओपी राजभर ने इधर सपा पर भी जमकर निशाना साधा है। दोनों नेताओं की मुलाकात, जिसके कई सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। इधर गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने चुप्पी साधी है। चुनाव के ऐन पहले ठीक यहाँ सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर से मिलने पहुंच गए हैं, और दोनों की मुलाकात हो रही, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सर, क्या ये मुलाकात चुनावी? देखिए, हम लोग की मुलाकात सदैव होती रहती है। हम लोगों के विधानसभा भी अगल बगल है, तो हम लोग सदैव मिलते रहते हैं। पहले भी मिलते रहते थे और अभी भी मिलते हैं। और राजनीति में तो माने एक दूसरे से आदमी की मुलाकात होती ही रहती है। निकाय चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव की भी भूमिका को लेकर कोई चर्चा हुई क्या राजभर जी से? नहीं, हम लोग की राजनीतिक चर्चा तो सदैव होती रहती है, हर मुद्दे पर चर्चा होती है। जो पहले भी जब आप हम लोग के खिलाफ में लड़ते हैं तभी चर्चा होती है। तो राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलेगा तो चर्चा तो करेगा ही। तो परिवहन मंत्री जी का कहना है कि क्षेत्र के हैं, एक ही विधानसभा आसपास है, अगल बगल है जिला, तो चर्चा करने आते हैं। राजभर जी से पूछ लेते हैं। सर, आज मंत्री जी आए हैं आपके पास? हम तो मंत्री जी के यहाँ खुद जाते हैं। ये कोई नई खबर थोड़ा है। हम आपके यहाँ जाते हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग दोनों लोग एक ही अखाड़े के पहलवान हैं। फर्क कितना है कि इनका अखाड़ा दूसरा है, हमारा अखाड़ा पार्टी दूसरी है, इनकी पार्टी दूसरी है। ये आपने कहा समाज से भी हैं, हम भी समाज से भी हैं, तो दोनों लोग जनता की सेवा के लिए ही है। क्या बातें हुई सर, चर्चा क्या? कोई बातचीत नहीं, बस चाय पीना, और वही एक अपनी विधानसभा में एक बस अड्डा बनाने की बात को लेकर चर्चा हो रही थी। तो वही जमीन उमीन को लेकर के कैसे हो, वो हमारे यहाँ कासिमाबाद में कट वाला है, तो इनको भी सुविधा होती है, हमको भी होती है, जो उधर के जनप्रतिनिधि सबको होती है। उसी पे चर्चा हो, कोई बात नहीं। चाय पे चर्चा तो बड़ी बड़ी निष्कर्ष पे पहुँचती है। अरे भाई, हम तो आपको बता दें कि चाय हम सब जगह पीते हैं, पिलाते हैं। आपको भी पिलाते हैं, आप हमको पिलाते हैं। भाजपा की चाय पिए? सबकी चाय पीते हैं। चाय पीने में क्या है? जब बड़े नेता सबकी चाय पी सकते हैं तो छोटे नेता क्यों नहीं पिएंगे? भाजपा में जा रहे हैं क्या निकाय चुनाव के पहले? नहीं, निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। ये तो आपने निर्णय लिया था कि सुभाषपा अपने दम पे लड़ेगी, लेकिन ये मुलाकात आज की जो हम आज इनसे मिल रहे हैं, कल मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे।
और इधर विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। निकाय चुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, ये कहना है। चुनाव में विपक्ष को भगाकर जनता जवाब देगी। निकाय चुनाव में कहीं नहीं टिकेगी विपक्ष। गरीबों के लिए यूपी और केंद्र सरकार ने काम किया है, भाजपा को काम के लिए वोट मिलेगा। और मेरठ से हमारे संवाददाता सनु शर्मा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल गई है। निकाय चुनाव में किस तरीके से बीजेपी एक रणनीति के तहत यहां पर चुनाव लड़ेगी, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, एक तरीके से माना जा रहा है कि चुनाव को तो हरी झंडी मिल गई है, किस तरीके से रहेगा चुनाव का, क्या लग रहा है पिछली बार में और अब में? सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार सरकार गई थी और ये कहने के लिए गई थी कि हमने जो निर्णय लिया है आरक्षण का ओबीसी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप एक कमेटी बनाकर विचार कर लीजिए। उस कमेटी ने समय से पहले ही रिपोर्ट सबमिट की शासन को। शासन ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शासन से कहा है कि अब आप इस पर काम शुरू करिए। अब मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि शासन इस पर इसके अनुसार आरक्षण करेगा और आरक्षण करने के बाद आपत्ति का समय दिया जाएगा और आपत्ति का निस्तारण होगा, तब उसके बाद चुनाव। क्या माना जाए इस बार बीजेपी के परफॉर्मेंस की अगर बात? 100% भाजपा में होगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत किए हुए कामों के आधार पर होगा। केंद्र की सरकार ने जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, राज्य की सरकार ने जो गरीब जनता के लिए काम किए हैं, उनके आधार पर हम वोट मांगेंगे और उस कृतित्व के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अगले डीजीपी पर सस्पेंस बरकरार है। कल रिटायर हो रहे हैं डीजीपी डीएस चौहान और डीजीपी की रेस में कई सीनियर आईपीएस के नाम शामिल हैं। और आपको बता दें कि आईपीएस मुकुल गोयल का नाम रेस में सबसे आगे है। 1988 बैच के आईपीएस आनंद कुमार और विजय कुमार भी इस रेस में शामिल हैं। इसी के साथ साथ 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। 1990 बैच की रेणुका मिश्रा, बीके मौर्य भी डीजीपी की लाइन में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी डीजीपी का पद संभाल सकते हैं। निकाय चुनाव तक प्रशांत कुमार बन सकते हैं कार्यवाहक डीजीपी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी के डीजीपी को लेकर सस्पेंस बरकरार है और कई बड़े अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं। विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सस्पेंस आखिरकार कब खत्म होगा और किनके जो नाम है, किन बड़े अधिकारियों के नाम इस वक्त प्राथमिकता में चल रहे हैं? देखिए अर्शी, कल डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी उनको कहा जाएगा। रिटायर होना है डीएस चौहान को और उनके रिटायरमेंट के बाद नए डीजीपी की तलाश शुरू हो जाएगी। हालांकि सेवा विस्तार की अटकलें चल रही थी। डीएस चौहान के संघ लोक सेवा आयोग को उनका नाम भेजा जाना था सेवा विस्तार के लिए और केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति मिलनी थी। लेकिन जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि अभी शायद उनकी नाम की फाइल नहीं भेजी गई है, इसलिए उनका रिटायरमेंट तय है। अब उनका सेवा विस्तार नहीं होगा। जो अधिकारी हैं इस पर मुहर लगा चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर डीजीपी रिटायर हो जाते हैं तो अगर सीनियरिटी के हिसाब से बनेंगे तो सबसे पहले मुकुल गोयल का नाम आता है। वो 1987 बैच के अफसर हैं, यानी जो वर्तमान डीजीपी, अभी कार्यवाहक डीजीपी हैं 1988 बैच के, उनसे एक बैच सीनियर है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे नाराज थे। वो जब डीजीपी थे इसके पहले, तो उनको हटाकर वो नागरिक सुरक्षा विभाग में उनको तैनात कर दिया था और अब उनको दोबारा डीजीपी बनाया जाना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में आनंद कुमार जो 1988 बैच के अफसर हैं या विजय कुमार वो भी 1988 बैच के अफसर हैं, उनको डीजीपी बनाया जा सकता है। आनंद कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, पहले नंबर पर चल रहा है। लेकिन अगर अभी स्थायी डीजीपी की तैनाती नहीं होती है तो पुलिस मुख्यालय में तैनात सबसे सीनियर अफसर को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है, यानी काम चलाऊ कुर्सी सौंपी जा सकती है। 1 महीने के लिए कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के लिए 1 महीने के लिए कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाएंगे और उसके बाद स्थायी डीजीपी के लिए एक पैनल भेजा जाता है संघ लोक सेवा आयोग को। वो पैनल मुहर लगाता है कि कौन 3 सबसे सीनियर अफसर है डीजीपी बनने की रेस में, कौन कौन लोग हैं। कई अफसरों की लिस्ट भेजी जाती है, नाम भेजे जाते हैं, लेकिन सबसे सीनियर 3 अफसरों को पैनल वापस राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार तय करती है कि इन 3 नामों में से किसको डीजीपी बनाया जाए। ये लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के पूरा होने तक कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। तो वो प्रशांत कुमार या एमके बशाल जो पुलिस मुख्यालय में तैनात सबसे सीनियर अफसर है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार। इसी तरह से
MK बशाल भी ADG है, लेकिन वो जैसे ही DS चौहान रिटायर होंगे तो वो सीनियरिटी लिस्ट में आ जाएंगे और DG बन जाएंगे, यानी डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। और चलिए, बिल्कुल विवेक, कई नाम सामने हैं, इसलिए अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। निकट से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में भी भीषण आग लग गई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक की शाखा में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया है। आग में काफी नुकसान की खबर भी मिल रही है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से, और तस्वीरें भी आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक ये बैंक में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात है, फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर समय रहते इस आग पर काबू पा लिया है। आग में काफी नुकसान होने की भी खबर आई है। तो स्टेट बैंक की ये मुख्य शाखा है अलीगढ़ की, जिसमें आज अचानक से आग लगी। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक की शाखा मौजूद है, जिसमें ये आग लगी थी। आग समय आई है, उसकी बराबर जांच की जाएगी कि किस कारणों से लगी। वैसे अभी उसकी आग बुझ गई है और 4 फायर ब्रिगेड लगाई गई थी। आग नियंत्रित होकर बुझ गई है। ज़्यादा क्षति नहीं बताई जा रही। अभी प्राथमिक जांच में कुछ कंप्यूटर वगैरह जले हैं। इधर गोंडा के थाना कौड़िया क्षेत्र में ट्रक में लगी आग। गोंडा बहराइच मार्ग पर ट्रक जलकर राख हो गया है। भवानियापुर गांव के पास ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर, गोंडा के थाना कौड़िया क्षेत्र में ये ट्रक में आग लगी और तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए किस तरीके से अचानक से इस ट्रक में आग लगी, जिसमें जो ट्रक था पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। गोंडा बहराइच मार्ग पर ट्रक जलकर राख हुआ। भावरियापुर गांव के पास इस ट्रक में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। हालांकि क्या कारण रहे, कैसे ये आग लगी, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई हैं और इनसे देख सकते हैं आप किस तरीके से भीषण आग लगी ट्रक में। उसके बाद पूरा जो ट्रक था वो जलकर राख हो गया। उससे बड़ी खबर है, अज्ञात कारणों से 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। व्यक्ति ने घर पर पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतक कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मोहम्मदाबाद, गोहना, कोतवाली के वलीदपुर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर मऊ से, अज्ञात कारणों के चलते इस व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। घर पर पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले मुंबई से लौटा था ये युवक। हालांकि पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। अब खबर औरैया से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला एक युवक का शव। ग्रामीणों ने शव को देखकर परिजनों को सूचना दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अयाना थाना क्षेत्र के भोतापुर गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर औरैया से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है। इधर ग्रामीणों ने शव को देखकर परिजनों को सूचना दी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। अयाना थाना क्षेत्र के भोतापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर से, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संभावनाएं होंगी। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो संभावनाएं हैं, उसके अनुरूप लोग अपनी योजना बनाते हैं। भारत की अपनी विशेषता है और भारत में सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक विशिष्टता भी है। इसकी विशिष्टता का जो माध्यम है वह देश की सबसे बड़ी कृषि उत्पादक, खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में भले ये देश में नंबर 1 पर न हो, लेकिन देश की कुल कृषि योग्य भूमि 11 से 12% हमारे पास है। लेकिन इस 11 से 12% भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का कार्य करता है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, उत्तर प्रदेश की कृषि की उर्वरता को प्रदर्शित करता है, उत्तर प्रदेश के पर्याप्त जल संसाधन को प्रस्तुत करता है। और ये जो 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, इसके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में 9 क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें अलग अलग फसल
अलग अलग समय में लहलहाती दिखाई देती है, जो हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने पर यही बात कही थी कि अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाए बगैर हम भारत को समृद्धशाली नहीं बना सकते। उसके लिए प्रति व्यक्ति आय पर हमें फोकस करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में जब प्रयास हम करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और उन क्षेत्रों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी जो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आसानी से प्राप्त करने में परंपरागत खेती तो हमारी है ही, लेकिन जैसे कुछ नए तरीके आए हैं खेती में भी, अगर हम देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड से मुक्त, विष मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खेती करते करते अतिरिक्त आमदनी का भी एक माध्यम बने, वह क्या हो सकता है? खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग। अगर हर किसान अपने खेत के मेड़ पर रेशम के पौधे लगाने का काम, शहतूत लगाने का काम कर देगा। अरंडी में देखता हूं गांवों में जो खासतौर पर जहां पर घाटी वैली नुमा जैसी कोई चीज होती है, जहां से पानी का बहाव होता है, वहां पर अरंडी के पेड़ लगे रहते हैं। उसका कोई मूल्य हम नहीं समझ पाते, लेकिन रेशम उत्पादन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपने बाहर की प्रदर्शनी में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखिए। अगर एक बार हमने रेशम के यानी शहतूत के ही पौध लगाए और शहतूत के पौध लगाने के बाद 5 वर्ष तक उसकी देखभाल की, खेती बाड़ी तो आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किनारे 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 आपने शहतूत के पौधे भी लगा लिए, 5 वर्ष में बड़ा होगा, उसकी पत्तियों को निकाल निकाल करके आप रेशम के कीड़े उसमें अपने घर में एक अपना केंद्र स्थापित करके उसके माध्यम से आप ककून उपलब्ध करा सकते हैं। और फिर उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर की उन संभावना को, एक तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पर एकड़ जो यहां मंत्री जी कह रहे थे 80,000 से लेकर के 1.25 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त आपकी आमदनी हो जाएगी पर एकड़, अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत करने पे क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये संभव है। हमें प्रयास करना होगा। पर एकड़ इतनी अतिरिक्त आमदनी आप ले सकते हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है 3000 टन रेशम की, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है मात्र 300-350 टन रेशम। यानी उत्तर प्रदेश ही इतना बड़ा मार्केट आपके लिए खड़ा है। और वाराणसी की रेशम की साड़ी अभी मैं देख रहा था, मैंने पूछा वहां पे 2 लोगों से, मैंने कहा प्रदर्शनी लगी थी, मैं पूछ रहा था रेशम की साड़ी कितने की है? एक ने कहा कि 45,000 की और दूसरे ने कहा साहब 2.5 लाख की। आप सोच सकते कितना पैसा, और मार्केट में इसका दाम मिलता है, मार्केट में इसका दाम मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अपनी एक इसकी मार्केट है। और जो मंत्री जी कह रहे थे, हर हिंदू परिवार, हर भारतीय परिवार अपने घर के मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी की शादी जब करता है तो रेशम की साड़ी जरूर उस बेटी को पहना करके तब उसको विदा करता है। आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट आपके लिए खड़ा है। उस मार्केट के लिए रेशम उत्पादन करना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का है, उस संकल्प के साथ जुड़ना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके निर्देश पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अपनी योजना प्रारंभ की है, उस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना इस सरकार का लक्ष्य है। और उसके माध्यम से प्रदेश को समृद्धशाली बनाना, देश के
अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करना, यह सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप ही प्रदेश के अंदर हमें रेशम उत्पादन के उन क्षेत्रों को चिन्हित करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार ने इस दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं। अलग अलग जनपदों को इसके लिए चिन्हित किया, जो मैंने आपको बताया कि 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। अगर क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप हम देखेंगे तो रेशम उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है नेपाल से सटी हुई तराई की भूमि। जैसे यहां बताया गया कि 60 टन केवल रेशम का उत्पादन गोरखपुर मंडल में होता है और ये तो अभी एक सामान्य प्रथम स्टेज का है। यहां का किसान तय करेगा तो अकेले गोरखपुर मंडल में 600 टन उत्पन्न किया जा सकता है, 600 टन। और मैं यहां के किसानों का आह्वान करूंगा, वे अपनी सामर्थ्य को पहचाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।